हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो हम लोग कर रहे हैं विलियन चैप्टर का रिवीजन। जी हाँ, रसायन विज्ञान 12th क्लास के रसायन विज्ञान का फर्स्ट बुक यानी कि भौतिक रसायन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप उसे कहते हो विलियन। जी हाँ, यहां से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पार्ट दोनों आते हैं। और अभी तक हम लोगों ने अपने चैप्टर विलियन में जो रिवीजन है ना, वो उसके दौरान अणुसंख्या गुणधर्म, सांद्रता पद, राउल्ट के नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, इन सभी का आप लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको अणुसंख्या गुणधर्म का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप उसे कहते हो असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसके नाम से आपके बुक में टॉपिक है। और हम लोग इसको जो है वैन टॉप फैक्टर का यहां पर एक यूज करते हैं। एक्चुअली वैन टॉप फैक्टर है क्या ना, वैन टॉप गुणक क्या होता है, यहां पर मैं आपको विस्तार से उसको समझाने वाला हूं। इस टॉपिक से ना कम से कम जो है 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं क्लास आज की। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समझाऊंगा। इस यहां से ना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा और बड़ा ना हर टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो अणुसंख्या गुणधर्म पे ना एक अलग अलग क्वेश्चन 2 मार्क्स का ना देख करके एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से दे सकता है, या फिर 4 मार्क्स का भी। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन एक्चुअली होता कैसा है ना, आओ समझते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म के अंदर यूज होने वाले वैन टॉप गुणांक को। ठीक है, चलो देखो अणुसंख्या गुणधर्म। जी हाँ, ये तो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। और इसी टॉपिक से बेस्ड जो आता है वो क्या आता है बताओ, असामान्य मोलर द्रव्यमान। जी हाँ, असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझाऊंगा। और अगर आपको डिटेल में ये लेक्चर समझना है तो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जो है ना ये पूरा चैप्टर मैंने टीच किया हुआ है, आप वहां जाकर के ना प्लेलिस्ट में उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हो और आप एक नया कॉन्सेप्ट को वहां से सीख सकते हो डिटेल में। ठीक है ना, देखो तो मोलर भार एक्चुअली होता क्या है ये तो आपको मालूम है पहले से। एब नॉर्मल इसमें और जोड़ दिया गया है, तो एब नॉर्मल यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये क्या होता है आओ जानते हैं। देखो भाई आप सभी ने ये सीखा है कि एक होता है आरएलवीपी, ये यानी आरएलवीपी मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन है ना भाई। देखो आरएलवीपी यानी कि आपको याद होगा आपने पी नॉट क्या लिया था, आपने यहाँ पर ए लिया था, माइनस पी लिया था विलियन, अपॉन में आपने लिया था क्या बताओ, हाँ अपॉन आपने इसमें लिया था पी नॉट ए, और ये था इक्वल किसके, विलय के मोल अंश के बराबर। ठीक है, आपने तो ये लिया था एक अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, और एक आपका देखो ये भी था, एक हो गया। सेकंड आपका था डेल्टा टी बी और यहां पर के बी एम था। तो ये सब अणुसंख्या जो गुणधर्म है ना, ये आपने पढ़ा है पिछले क्लास में विस्तार से। और एक आपके पास था डेल्टा टी एफ, जी हाँ डेल्टा टी एफ के एफ और एम था। इसे आप लोग बोलते थे क्या बताओ, हाँ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, यानी कि विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है ना, उसके अंदर उन्नयन हो जाता है यानी वो बढ़ जाता है। तो यहां पर था क्या, क्वथनांक का उन्नयन था। और ये था आपका हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है ना, और एक आपके पास था बताओ क्या, प्रासरण दाब, आप उसे बोलते हो पाई। तो पाई इक्वल टू क्या बताओ, सी आर टी, और सी यहां पर था क्या बताओ, सांद्रता, आप उसको बोलते हो एन अपॉन वी, और ये आर टी है ना। तो ये देखो ये कुछ इस टाइप का था। तो ये चारों के चारों जो हमारे पास क्या है वो अणुसंख्या गुणधर्म हुआ करता है। और ये सभी के सभी के अंदर देखो ध्यान से, आप इन फॉर्मूलों को ना अभी तक जब यूज करते थे तो आपको विलय के रूप में जो भाई जो न्यूमेरिकल हुआ करता था ना, उसमें विलय के रूप में आपको या तो यूरिया मिलता था, क्या बताओ यूरिया मिलता था है ना, या फिर आपको मिलता था क्या बताओ, हाँ सकरा, या फिर आपको ग्लूकोज मिलता था ना, ग्लूकोज, या फिर है ना बेंजीन आपको मिलता था, है ना बेंजीन।
टोल्यून, मतलब आपको ऐसे विलेय मिलते थे जो जल में घुलने पर वो वियोजित या संगुणित नहीं होते थे। अभी वियोजन और संगुणन क्या है अभी आपको समझा रहा हूं। देखो सुनो, एक होता है वियोजन, एक होता है वियोजन। ये तो वियोजन क्या है ना, वियोजन समझो ना क्या होता है वियोजन। सिलेक्ट हो गया पूरा, चलो सिलेक्ट, अच्छा पूरा सिलेक्ट हो गया। देखो वियोजन एक्चुअली क्या होता है ना, वियोजन मान लो मेरे पास KCl है ना, क्या बताओ KCl है। अब KCl को अगर आप पानी में डालोगे, KCl को पानी में डाल दिया तो क्या पास होगा और Cl माइनस। देखो ये टूट गया, नहीं टूट गया ना, यानी कि अगर मान लो ये एक कण है, अभी क्या घोलने से पहले है ना, घोलने से पहले क्या ये एक कण की तरह व्यवहार कर रहा है, एक कण है ना, लेकिन आपने जैसे ही पानी में घोला, पानी में घुलने के बाद में क्या हुआ, एक तो क्या प्लस आयन हो गया और एक Cl माइनस आयन, दो कण नहीं हो गए। हाँ ये हो गए मेरे पास में दो कण, तो KCl हो गया, NaCl हो गया, Mg2SO4 हो गया, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये MgSO4 होता है वो, MgSO4 हो गया, AlCl3, ये सब क्या है, ये सब परवल वैद्युत अपघट्य हैं। ये सब जितने भी होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य, जो कि जल में जाने पर क्या होते हैं, ये वियोजित हो जाते हैं। अब मान लो आप अगर यहां पर C6H12O6 लेते हो और जब आप इसको पानी में घोलोगे तो पानी में घुलने पर क्या होगा, ये वियोजित नहीं होगा। ये अगर यहां पर एक कण है ना तो घुलने के बाद भी C6H12O6 एक ही कण रहेगा। एक कण यहां पर था, घुलने से पहले और घुलने के बाद भी क्या है, एक ही कण है ना। अब जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ये जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, ये सभी के सभी निर्भर किस पे करते हैं, हाँ विलेय के जो कण होते हैं उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि हम ये आपसे कह रहे थे कि जो मेरे पास ग्लूकोज है, घोलने से पहले विलेय का एक कण है और घुलने के बाद में भी एक कण है, ठीक है ना। तो इस पर ये था चीजें, लेकिन अगर मेरे पास हमने अगर जल में KCl घोल दिया, KCl हमने घोल दिया और फिर जो प्राप्त हुआ विलयन, उस प्राप्त विलयन का मान लो मेरे पास क्या, ये एक विलयन है, सुनो ध्यान से, ये एक विलयन है, इस विलयन के अंदर मान लो हमने क्या KCl घोल दिया, ठीक है ना, और फिर मैंने इसका डेल्टा TB निकाला, है ना, KBM वाले फॉर्मूले से। क्या घोला मैंने उसके अंदर KCl, हमने इस विलयन का हमने इस सूत्र से निकाला डेल्टा TB, यानी हमने ये चेक किया कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। तो जब मैंने चेक किया तो मान लो यहां से निकालने के बाद कितना आया, यहां से निकालने के बाद में आया 0.75 केल्विन, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से, जो कि ये है। अब ये कहां से निकाला आपने, फॉर्मूले से, ये आपका अनुमानित हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको ले गई लैब में इस विलयन को, और इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना आपने वो प्रैक्टिकली निकाला थर्मामीटर की हेल्प से। तो जब आपने लैब में जाकर के देखा, थर्मामीटर से इसको नाप करके देखा भाई ना, प्रैक्टिकली मतलब प्रायोगिक तौर पर आपने इस विलयन का बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात किया KCl विलयन के लिए। तो इस फॉर्मूले से तो ये निकला था 0.75, लेकिन लैब में जब आप गए तो वहां पर आपको 1.03 केल्विन मिला, मान लो है कि नहीं, ये मिला। अब ये आपको जो डेल्टा TB प्राप्त हुआ, ये कहां से हुआ, ये प्रैक्टिकली हुआ प्राप्त, है ना, प्रैक्टिकली आपको प्राप्त हो गया। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यार इस फॉर्मूले से ये निकल के आ रहा है, और लैब में जब मैं प्रैक्टिकली इसको नापता हूं तो मेरे को ये मिल रहा है, ये रहा। यानी कि जो अनुमानित है, जो निकला है सूत्र से वो तो कम है, और जो निकला है प्रैक्टिकली वो क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसने एक चीज और किया, ऑब्जर्व किया, उसने नोटिस किया कि अगर मैं इसमें KCl के स्थान पर, क्या बताओ, मैं अगर इसमें KCl के स्थान पर मैं अगर इसमें KCl के स्थान पर क्या ले लूं, ग्लूकोज ले लूं, C6H12O6 ले लूं, और फिर मैं एक बार निकालूं किससे, इस फॉर्मूले से निकालूं, तो मान लो इतना आ गया। और मैं अगर इसी विलयन का जाकर लैब पे निकालूं तो भी इतना ही आ रहा है, कितना, 0.75। ग्लूकोज के लिए तो ये दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन KCl के लिए हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि यार ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तब जाकर के दिमाग में आया साइंटिस्टों के कि यार जो ग्लूकोज होता है ना, ये वियोजित नहीं होते। ये जल में अगर घोलने से पहले था एक कण,
या मान लो 1 मोल कण था तो घुलने के बाद भी 1 मोल कण ही रहेगा, वियोजित नहीं होगा। इसीलिए दोनों से, किससे, समान यानी कि सूत्र से भी और प्रायोगिक तौर पर समान आया। क्या चीज, अणुसंख्या गुणधर्म यानी कि डेल्टा टीवी, ठीक है ना, समान आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, जब हम KCl घोल रहे हैं, KCl, इसमें KCl ही नहीं है, इसमें KCl हो गया है ना, और भी बहुत सारे इसके अंदर, कौन कौन है देखो ध्यान से, KCl हो गया, NaCl हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, है ना, ये सर क्या है, वैद्युत अपघट्य है, प्रबल, है ना, CH3COOH हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सब वियोजित होते हैं, यानी ये सब जो होते हैं घोलने से पहले तो एक कण रहेंगे। अगर मान लो KCl के 1 मोल है, कितने, 1 मोल, अगर ये घोलने से पहले 1 मोल है तो भाई साहब पता घोलने के बाद में 2 मोल कण हो जाएंगे। ये 1 मोल तो किसके, K प्लस के, और 1 मोल Cl माइनस के, ठीक है ना। बताओ 1 मोल कितने हो गए, 2 मोल कण हो गए। तो जब आप सभी लोग जानते हो जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो डिपेंड किस में करते हैं, हाँ, जो पार्टिकल की संख्या है, कितने उसके अंदर है पार्टिकल, उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कण कितने हैं उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। जब संख्या बढ़ गया तो अणु संख्या गुणधर्म वो भी घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो यही बात हम तुमको समझा रहे हैं कि असामान्य मोलर भार कौन सा हो गया, जब आपने प्रैक्टिकली निकाला था तो 1.03 केल्विन निकला KCl के केस में, ये कुछ और निकला, और 0.75 आपका सूत्र से निकला। तो ये वाला तो हो गया सामान्य, ठीक है ना, जो कि अनुमानित है, जो सूत्र से निकला है। सैद्धांतिक बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे, और ये आपने प्रैक्टिकली निकाला, क्या निकाला बताओ, प्रैक्टिकली, जो कि तुम्हारे अनुमान से अधिक आ गया, ठीक है ना। तो ये जो मोलर भार निकल रहा है किसका, विलय का, इसे हम लोग बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। अब इसी चीज को ना ठीक करने के लिए भाई हम ही चाहते हैं कि प्रैक्टिकली भी सेम निकले और फॉर्मूले से भी सेम निकले। तो यहीं पर वैन टॉप नाम का वैज्ञानिक आया। कौन है बताओ, हाँ, वैन टॉप नाम का वैज्ञानिक आ गया। तो यहां पर आता है वांट हॉफ, क्या, गुणक, ठीक है ना, वांट हॉफ गुणक। ये एक वैज्ञानिक है वांट हॉफ, जिसने 1880 में, जी 1880 है ना भाई, देखो 1880 में वांट हॉफ ने वियोजन और संगुणन नाम के टॉपिक को इसने सामने प्रस्तुत किया, यानी कि वियोजन की सीमा, ठीक है ना। मैं ठीक कर दूं मैं इसको, देखो तो वांट हॉफ ने, किसने, वांट हॉफ किसमें, 1880 में यह आ गया। इसने वियोजन की सीमा, क्या कहा इसने, वियोजन की सीमा और संगुणन की सीमा, किसकी, संगुणन की सीमा, है ना, इसको इसने प्रतिपादित किया, यानी कि दिया, सामने बताया, किसको, लोगों को, ठीक है भाई। तो क्या बताया इसने ना, अब यहां पे सुनना, यानी कि इसने एक टर्म दिया आई, ठीक है, इसने एक टर्म दिया आई, सिंबल है ये, हम इसे बोलते हैं क्या, वांट हॉफ, है ना, वांट हॉफ गुणक। ये एक्चुअली होता क्या है, इसने कहा जो आई होगा ना वो क्या होगा, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात वियोजन, है ना, यहां पर एक बार आता है संगुणन। वियोजन का क्या होता है आपने सीख लिया, आपको ना एक चीज और मैं समझा दूं, संगुणन क्या होता है। देखो जैसे कि आपने क्या सीखा अभी कि KCl था, पानी में पहुंचा तो क्या हुआ, K प्लस आयन बना, C+। ऐसे ही कुछ ऐसे भी वैद्युत अपघटय होते हैं जो दुर्बल होते हैं। वो क्या होते हैं कि मान लो अगर मेरे पास CH3COOH है ना, ये कौन है बताओ, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अगर ये पानी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसका ट्वाइस ये बना लेगा। देखो यहां पर 2 कण है, कितने हैं भाई, इसके आगे संख्या कितनी है, 2 है, तो ये 2 मोल है, कितने मोल है ये 2 मोल है कण। अब यहां पर देखो कितना, एक ही है, एक अणु है ना, ये एक ही तो है। तो बताओ घट गया कि बढ़ गया,
यहाँ पर घट गया, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 1 मोल है। देखो इस वाले केस में, केस सेल वाले केस में तो कणों की संख्या बढ़ रहा था, लेकिन संगुणन क्या होता है, इसमें 2 जो कण होते हैं या 2 मोल होते हैं वो 1 मोल यानी कि संगुणित हो जाते हैं ना, और ये 1 मोल बन गया। ठीक है, एक्चुअली तो इसमें हुआ क्या कि CH3 होता है ना, CH3 होता है, C डबल बॉन्ड O, OH हो गया है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो इधर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इधर O और ये H है ना, देखो ये CH3, ये जो यहां पर बना है तो ये वाला जो है CH3COH का होल ट्वाइस है, ये और ये दोनों सेम चीज है। ये क्या होता है, ये संगुणित हो जाते हैं, देखो ऐसे ये H बॉन्ड बना लेते हैं, एक इथेनोइक अम्ल ये है और एक इथेनोइक अम्ल ये है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं, जो कि 2 कण थे अलग अलग एसिटिक अम्ल, वो जुड़ करके एक अणु बना लेते हैं, यानी यहां पर क्या हो गया, संगुणन हो गया। यानी आप इतना समझ सकते हो कि जब वियोजन होता है तो विलय की जो संख्या होती है पार्टिकल की वो बढ़ जाती है, और जब संगुणन होता है यानी कि एसोसिएशन होता है, देखो वियोजन को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, डिसोसिएशन, और संगुणन को बोलते हैं अंग्रेजी में एसोसिएशन। तो वियोजन किस केस में क्या होगा, वियोजन की स्थिति में संख्या बढ़ जाएगी, और जो होगा एसोसिएशन यानी कि संगुणन, इसकी अवस्था में कणों की संख्या कम हो जाती है ना, घट जाती है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि या तो वियोजन होगा या फिर संगुणन होगा, ठीक है ना। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि वियोजन क्या होता है और संगुणन क्या होता है, ठीक है ना, एसोसिएशन क्या होता है। तो अब यहां से देखो मैं आई का मान जो है ना वो करने वाला हूं आपके सामने प्रस्तुत। तो आई का मान जो है वेंटो फैक्टर ने निकाला अलग अलग तरीके से। पहला उसने तरीका जो अपनाया वो ये कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, बटे में क्या लिया उसने, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि सामान्य मतलब जो फॉर्मूले से निकाला गया अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है, और असामान्य मतलब जो प्रायोगिक तौर पे निकाला, जो उसके एक्सपेक्ट के अनुसार नहीं आया, ठीक है ना, हम इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, सामान्य बटे असामान्य, ठीक है ना। हाँ, अब देखो आई का मान इसने एक तरीके से और दिया, उसने क्या कहा, उसने कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, और बटे में क्या आ गया, परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो प्रेक्षित मतलब ये आपको हमेशा देगा, ठीक है ना, और परिकलित मतलब आपको करना पड़ेगा परिकलित किससे, फॉर्मूले से, जो अपना डेल्टा टीबी केबी एम वाले फॉर्मूले से जो निकालोगे उससे हम लोग बोलेंगे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। और प्रेक्षित जो आपको क्वेश्चन में पहले दे देगा, ठीक है ना, कि इतना प्रेक्षित किया गया, ऐसा क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है ना। तो आप इसको भाग करोगे किससे, इससे जो निकालोगे जो आएगा मान उससे भाग करके ना इसको निकाल देना। आई का एक मान और होता है, आई को निकालने का एक और दिया उसने फॉर्मूला, क्या, वियोजन अथवा संगुणन, या अब आपको पता है कि वियोजन क्या होता है और संगुणन क्या होता है, वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात ठीक है ना, क्या के पश्चात कणों की संख्या, और बटे में क्या आएगा, देखो वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व मतलब पहले कणों की संख्या, इस तीनों फॉर्मूले से उसने क्या करा, वेन हॉफ गुणांक निकालने का तरीका बताया, ठीक है ना। ये अलग अलग वैद्युत अपघटय के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। आप चाहो ना तो इसको आप आराम से ना लिख लो, और आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है भाई, कॉपी करो इसको, ठीक है। अब हम आपको
जो वेंट ऑफ गुणांक यानी आई दिया, उसके बाद में अनुसंख्यक गुणधर्म के जो चारों सूत्र है ना, उसको इसने क्या करा, ठीक कर दिया। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, देखो वेंट ऑफ ने फॉर्मूला दिया, इसने बोला कि आर एल वी पी यानी कि पी डेल्टा ए माइनस पी विलियन ना, आपने आपने विलियन लिखा था ना पहले, अपॉन क्या लिखा था, पी नॉट ए और x2। देखो x2 मतलब ये I2 मतलब विलय का मोलंस के इक्वल होता है RLVP, है ना। अब ये जो है केवल मान्य होगा ऐसे विलय के लिए जो वियोजित या संगुणित नहीं होते, यानी ग्लूकोज, यूरिया, है ना, इनके लिए हो गया। अगर इसमें I से गुना कर देंगे तो इस सब के लिए मान्य हो गया। अब I का मान अलग अलग होता है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज होगा, शक्कर होगा, या फिर मान लो यूरिया हो गया। अगर ये विलय के रूप में रहता है, अगर ये विलय के रूप में रहता है तो आई का मान 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 1। अगर यहां पे तुम बताओ आई का मान 1 रख दोगे तो x2 गुना 1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यानी कि आपको वही बन जाएगा फॉर्मूला पहले वाला, है ना, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें ये नहीं है विलय के रूप में, ग्लूकोज, यूरिया या फिर शक्कर, है ना, या फिर और बहुत सारे ऐसे होते हैं विलय जो ना तो होते हैं वियोजित और ना ही होते हैं संगुणित, उनके लिए तो ये रहेगा फॉर्मूला। लेकिन अगर ये नहीं है तो आई रहेगा, क्या बताओ, देखो आई, ठीक है ना। आई मतलब क्या हो गया, आई वियोजन, वो क्या होता है, वेंट ऑफ गुणाकर। ये निकालेंगे, निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया वो ये था। ठीक है ना, ऐसा आप निकालोगे आई का मान। एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो ना समझ में अच्छे से आएगा। यहां से ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अब देखो ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम था पहले, आई से गुणा करके जब संशोधित कर दिया उसने, तो संशोधन के पश्चात जो नया अनुसंख्यक गुणधर्म को परिकलित करने का जो मिला सूत्र, वो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम और ये आई। ठीक है, देखो ऐसे ये प्राप्त हो गया, है ना। अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम और आई। ठीक है भाई, ये देखो फॉर्मूले संशोधित कर दिए गए। ऐसे कौन था बताओ, एक और था ना, पाई बराबर सी आर टी, इसमें आई और आ गया। ठीक है ना। ये क्या, ये संशोधित है, संशोधित संशोधित अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म परिकलित करने के लिए सूत्र, है ना, करने के लिए सूत्र। ठीक है, देखो ये हो गया। ठीक है ना। तो अब आई के मान को आप लोगों ने देखो भाई, यहां पे तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना, ये रहा। इस फॉर्मूले को ना यूज करके हम लोग वे विलय जो वियोजित होते हैं उनके लिए हम लोग क्या पता निकाल सकते हैं, एक सूत्र। देखो अब आपने यहां पे इसमें एक चीज सीखना, वियोजन के लिए, है ना, देखो वियोजन के लिए आप लोग कैसे निकालो, वियोजन के लिए, है ना, फॉर डिसोसिएशन, वियोजन के लिए, वियोजन के लिए, तो आप इसमें लिख दो फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है ना। देखो अब देखो ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास क्या है, एक कण है ए कोई क्या है, ए कोई विलय है, ये टूट गया एन ए बन गया। यार यहां पे एन का मान क्या होता है, एन का जो मान होता है ना, कितने पार्टिकल में टूटा, कितनी संख्या बनी ए की, वो एन है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो, देखो ए से क्या बना, एन। तो जब ये टूटता है ना तो उसमें टूटने की मात्रा होती है, उसे अल्फा कहते हैं। यानी अल्फा यहां पर क्या होगा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, वियोजन की मात्रा, ये आपको पता होना। ठीक है। देखो अब मान लो ए, पहले था क्या, पहले था क्या, मान लो पहले थे इसके ए, फिर बाद में हो गया ए एन, अल्फा, अल्फा ए एन। ठीक है ना, फिर टूट गया उसमें, है कि नहीं। अब बताओ ये कितना बचा होगा, ये बचा कितना होगा, ये ऐसा करो, अब ये टूटा नहीं है, ये अभी 0 है, ये अभी 0 है। अब टूटने के बाद क्या हुआ, ए अल्फा
अल्फा ए एन हो गया है ना। अब ये बचा कितना होगा बताओ, ए माइनस ए अल्फा, ए माइनस, भाई ये तो टूटेगा ये, या नहीं, ए माइनस ए अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं। ये क्या है, ये टूटने के बाद है, ये टूटने से पहले है। हमें आई निकालना है, हमें आई निकालना है। आई इक्वल टू क्या था बताओ, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की संख्या अपॉन क्या होगा, वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व, पूर्व पूर्ण लिखवा दिया मैंने पहले, पूर्व है ना, ठीक है, देखो पूर्व आएगा, ठीक है, पूर्व लिखते हैं, देखो वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है। तो अब कितने कण हैं बताओ, देखो वियोजन से पूर्व कितने हैं कण और पश्चात कितने, देखो देखो वियोजन के पश्चात कितने हैं, अल्फा ए एन है ना, और मतलब 0 प्लस ये कर दिया है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, इसमें कितना होगा, ए प्लस ए माइनस ए अल्फा, है कि नहीं, अरे हो गया ना, हो गया, तो ऐसे हम लोग ना इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेंगे हल, इसको हम लोग हल कर लेंगे कुछ ऐसा, देखो तो आई इक्वल टू क्या बना, अल्फा ए एन और अपॉन क्या हो गया, 2a माइनस ए अल्फा, है ना, नहीं हो गया, हाँ इस तरह से आप इसको गुना करना, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अरे ऊपर ए था ना, ऊपर ही, हाँ ये बना हमारा वियोजन के पश्चात, है ना, अल्फा ए कॉमन आ सकता, अल्फा ए कॉमन, अल्फा ए, हाँ हाँ, अरे एक मिनट देखो, वियोजन के पश्चात तो ये रहा ऊपर, है ना, और वियोजन से पूर्व ये था सारे, ए प्लस ए अल्फा, ठीक है। एक मिनट गड़बड़ी नहीं चली गया इसमें, वियोजन के पश्चात गलत हो गया ना, मैं तो कह रहा हूं, देखो वियोजन के पश्चात ना, यहाँ पर गलत, यहाँ पर ही गलत लिखा हुआ है, वियोजन के पश्चात और पूर्व, पश्चात कौन है, तो ये पूरा वियोजन के बाद में है ना, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, ठीक है ना, अपॉन में तो क्या है, ये है पूरा ऊपर ए केवल ना, मतलब ये जो टर्म है, तो ये पूरा टूटने के बाद में तो है भाई, वियोजन होने से पहले कौन था, देखो वियोजन होने से पहले तो ये था ना ऊपर वाला ए और 0, है ना, और वियोजन के पश्चात कौन हो गया, ए माइनस ए अल्फा और अल्फा ए एन, ठीक है ना, तो यहां पर कौन ओनली ए आ गया, ये पूर्व वाला है और ये दोनों पश्चात वाला, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो यहां से, तो यहां पर क्या बचा बताओ, ए माइनस ए अल्फा प्लस, ऊपर से कॉमन करो, देखो ए सब में नहीं आ रहा है, ए ये रहा, माइनस ए कॉमन करोगे तो अल्फा माइनस क्या बचेगा, ए एन अल्फा, है ना, अपॉन क्या हो गया, देखो अपॉन ए। अब अगर यहां से कॉमन कर लोगे तुम ए ऊपर से, तो क्या बचेगा, 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा माइनस एन अल्फा, है ना, एन अल्फा, हाँ अपॉन में ए क्या हुआ, कैंसिल आउट, है ना। तो आई इक्वल टू क्या बना बताओ, अब देखो यहां से ना 1 माइनस अल्फा कॉमन कर सकते तुम, है ना, अल्फा कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस है ना, हो गया। हमें अल्फा निकालना है, हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो देखो अल्फा कैसे निकालोगे आप, अल्फा का देखो सूत्र बनेगा, तो इसको इधर ले आओ, आई माइनस 1, या ऐसे कर ले हम लोग, अल्फा इंटू 1 माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस आई, और अल्फा का मान क्या हो गया, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। देखो ये फॉर्मूला है बड़ा फेमस होता है, बहुत ना हमसे जो एग्जामिनर है वो पूछ लेता है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमसे बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक है, ये एन क्या होगा, कितने जो है कणों में टूटा, कितने पार्टिकल में वियोजित हुआ कोई कण। भाई मान लो मेरे पास यहाँ पर KCl था, ठीक है, अब ये K प्लस आयन में टूट गया Cl में, है ना, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 2। फिलहाल यहाँ पर n का मान मत देखो, यहाँ तो I का मान ही 2 हो गया, ठीक है ना। अगर वैद्युत अपघटय
स्ट्रॉन्ग है यानी कि प्रबल है, तो उसके लिए आप आई का मान डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां पर आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखो मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए, प्रबल वैद्युत अपघटय, प्रबल वैद्युत अपघटय के लिए क्या होगा, आई का मान जो मान होगा ना वो क्या होगा, वियोजित हुए, वियोजित, या आप एन लिख दो, ठीक है ना। क्या लिख दो, एन लिख दो। देखो ऐसे मान लो KCl है तो K प्लस आयन में टूट गया और Cl माइनस आयन में टूट गया, K प्लस और Cl माइनस, आई का मान कितना हो गया 2, कण गिनो कितना हो गया, 2 कण हो गए। अब मान लो हमारे पास क्या हो गया Mg, मतलब AlCl3 ले लो, पानी में गए तो क्या बन गए Cl3 प्लस आयन और 3 Cl माइनस। देखो Al कितना है, एक आयन है और Cl3 है, तो Cl के 3 आयन मिलेंगे अलग अलग होकर के वियोजित तक। तो बताओ आई का मान क्या हो गया, आई का मान 3 इधर, 1 इधर, कितने हो गए 4 हो गए ना भाई। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आई के मान को निकालते हैं, ठीक है। अगर प्रबल विद्युत अपघटय है तो आप आई का मान डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। देखो ऐसे मान लो हमारे पास में NaCl है तो बताओ आई का मान कितना होगा 2, ठीक है ना। डायरेक्ट यार कैसे हुआ, Na प्लस आयन और Cl माइनस, कुल कितने आयन है 2 आयन, ठीक है ना। तो 2 है आई का मान, तो आई का मान आप डायरेक्ट निकाल पाओगे अगर प्रबल विद्युत अपघटय है तो, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते देखो आगे, ये मैंने आपको अभी ना सिखाया, वियोजन अगर हो रहा है तो वियोजन के लिए आप आई का मान कैसे निकालते हो, आपको याद होना चाहिए। क्या था बताओ, 1 माइनस आई अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1, है ना। 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस n, है ना, 1 माइनस n, अरे पता है ना, देखो पीछे दिखाया मैंने भी आपको, ये रहा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है ना, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। देखो अब आता है संगुणन के लिए, संगुणन के लिए, ठीक है भाई। संगुणन के लिए आई की गणना, संगुणन के लिए, संगुणन देखो मान लो पास में ए था क्या, ए कोई था विलय, ये संगुणित हो गया और an बन गया, क्या बन गया AN, और ये क्या है अल्फा हो जाएगा संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। वहां पे होता वियोजन तो था क्या, वियोजन की मात्रा। अब यहां पे तो क्या, यहां पर n, तो यहां पर n लगा, n क्या है, कितने कण है, कितने कणों की संख्या है वो ये n बताएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो CH3 था मेरे पास, है ना, और COH था, CH3 COH था। अब अगर ये क्या हो गया, ये हो गया संगुणित, अगर ये संगुणित हुआ तो CH3 COH क्या ट्वाइस बना लेता है ना, यहाँ पर 2, तो n का मान कितना हो गया, देखो यहाँ पर 2, ठीक है ना। ये यहाँ पर n का मान होता है, ठीक है ना। तो ये n ना, आप कुछ बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि n एक्चुअली कैसे निकालते हैं, तो n ये चीज होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी मान लो थे कितने इसकी, अभी इसकी सांद्रता थी a, ये कुछ नहीं था। अब क्या हुआ, ये संगुणित हो गया तो अल्फा, देखो a अल्फा अपॉन n हो जाएगा, इसमें n से भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बचेगा, a माइनस a अपॉन n, a अपॉन a अल्फा, ठीक है ना भाई, अपॉन n लेते हैं इसमें हम लोग, हाँ इसमें हम लोग ना ये लेते हैं, ठीक है भाई, a अल्फा। अब देखो क्या हुआ फिर से, अब क्या आएगा, संगुणन, संगुणन के पश्चात आई का मान होता है ना भाई, कणों की संख्या, कितने कण है, कणों की संख्या, और बटे में क्या लेंगे, देखो इसमें संगुणन के पूर्व, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, देखो पश्चात कितने हैं, पश्चात टोटल इतने हैं, कितने, a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा अपॉन n। पूर्व कितने हैं कण, पूर्व केवल एक कण है, 1 प्लस 0 है ना, a, तो अपन एक कर लें, ठीक है ना। अब इस अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, a
माइनस, अगर आप यहां से ए अल्फा क्या कर लो, कॉमन कर लो, ए अल्फा कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस 1/n है ना, अपॉन में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आ जाओ बढ़ते हैं आगे, देखो तो i इक्वल टू क्या था बताओ भाई, यहां पर ए आपने था माइनस क्या था, फिर ए अल्फा क्या आपने कॉमन 1 माइनस 1/n बचा था, अपॉन यहां पर क्या ए है, ये था ना, चेक कर लो एक बार कैसे, एक को माना देख लो, एक बना ए अल्फा इंटू 1 माइनस n अपॉन ए है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, दिख गया, देखो ए अल्फा, ठीक है। अब क्या हुआ, ए करो कॉमन तो आई इक्वल क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है भाई। अब आपको क्या लेना है, आपको तो ये निकालना है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या लोगे, देखो अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस आई हो गया। अब यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन क्या, 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। तो ये ना आप तो डायरेक्ट ना कोई फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसको आराम से, ठीक है भाई, इसमें कोई किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है, बताओ, सोच के बताओ फटाफट से, नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फॉर्मूला ये आप चाहो तो इसमें n का ना एलसीएम लेकर करके ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू क्या, ये एलसीएम लोगे तो n ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस आई अपॉन में n माइनस 1, ठीक है ना, देखो ये, तो यहां से ना आप लोग अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हो, अल्फा तुमसे निकलवा लेगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड है यार, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छे अच्छे हमें क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। आओ, एक एनसीईआरटी में ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एग्जांपल है, वो क्वेश्चन उठ करके ना एज इट इज पेपर में आने का चांस 99%, ठीक है ना। फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं कि क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में ये टॉपिक कटा हुआ था, असामान्य मोलर द्रव्यमान, इस बार इस बोर्ड में ये टॉपिक है जुड़ा हुआ है, तो पेपर में आने के चांस ना बहुत ज्यादा है। आओ आपको ना भी दिखाऊंगा कि कौन से वो 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो तुम्हें जरूर करके जाना चाहिए वेन ऑफ फैक्टर पर, अगर आप करके नहीं गए तो समझ लो आप कुछ ना कुछ छोड़ के आ रहे हो, ठीक है ना। पेपर के बाद मैं आपको बताऊंगा, देखना कि देखो यहाँ क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आया है, इसलिए बोलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ करते हो उस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल से पूर्व ना आप ना एक बार ये पहले ना एक ये देख लो, टेबल कितना इंपॉर्टेंट है ना, टेबल, ये टेबल देखो एनसीईआरटी ना क्वेश्चन कहां से पूछती है, टेबलों से क्वेश्चन पूछती है, मतलब जो बोर्ड है ना टेबल से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है NaCl KCl MgSO4 एवं K2SO4 के लिए विभिन्न सांद्रणों पर वांट ऑफ कारक I के मान तो कितने ना, वांट ऑफ कारक कह लो या गुणन, बात है, ठीक है। देखो NaCl, अगर NaCl होता है पूर्ण वियोजित, वैसे NaCl क्या है, परबल वैद्युत अपघटय है, तो ये पूर्ण वियोजित ही होता है, तो इसके लिए जो होगा I का मान कितना, 2, क्योंकि आपको पता होगा ना NaCl जो होता है वो कितने में, 2 आयनों में होता है वियोजित, Na प्लस और Cl माइनस, I का मान आप ना इसके लिए डायरेक्ट 2 लिखोगे, डायरेक्ट 2। अगर दुर्बल वैद्युत अपघटय है, या फिर ये कह देगा कि आपसे ना ये अपूर्ण क्या हो रहा है, ये हो रहा है वियोजित, तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो पीछे हमने यूज किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें KCl के लिए कितना है, 2 है, MgSO4 के लिए भी 2 है, K2SO4 ठीक है, K2SO4 का मान तो कितना है, 3 का आ गया, K2SO4 होगा, है ना। जब ये पानी में जाएगा, पानी में अगर डिसॉल्व करने के बाद में 2 तो मिलेगा तुमको K प्लस का, ठीक है ना, और SO4 आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 आयन इसके हो गए, एक इसके, कुल कितने, 3 हो गए ना, तो ये कुल यहाँ पर 3 आपको मिलेगा, क्या I का मान 3 आएगा, ठीक है भाई। I का मान कितना बताओ, 3 मिलेगा, ठीक है। ये चीजें ना आपको समझ में आना चाहिए कि क्या वेंट ऑफ गुणांक, ठीक है ना। डिटेल में आपको ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है ये पूरा टॉपिक तो आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं किस पर, न्यूमेरिकल पर, ठीक है। देखो ये आपके पास एनसीईआरटी में क्या, देखो न्यूमेरिकल ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये रहा, वेंट ऑफ पर बेस्ड क्वेश्चन जो है, एग्जांपल नंबर, जी हाँ 1.12, एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 आपको देखो जरूर करके जाना चाहिए पेपर में, कई बार करो, आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल कह दिया है, ठीक है ना, 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बताओ बेंजीन में घोल रहे, क्या घोल रहे हैं हम लोग बेंजीन में, बेंजोइक अम्ल घोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेंजोइक अम्ल हम लोग घोल रहे हैं बेंजीन में, बताओ विलय कौन है,
विलय है बेंजोइक अम्ल। किसमें बोल रहे हैं? बेंजीन में। वो विलायक हो गया, तो विलय का भार यानी कि बेंजोइक अम्ल का भार हम 2 बोल देते हैं ना, कितना है? 2 ग्राम। और एक बोल दो किसको? हाँ, विलायक 25 ग्राम। हो गया ना? हो गया। पहले आप लिखो जो आपको दिया हुआ है, घोलने पर हिमांक में कितना? हिमांक में 1.62 केल्विन। जी हिमांक में अवनमन कह रहा भैया, क्या कह रही है? हिमांक में अवनमन कह रहा है, मतलब डेल्टा टी एफ तुमको देखो दिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ जो है ना, तुमको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तुमको इसने परीक्षित या कह लो क्या, हाँ, प्रायोगिक क्या है? अवनमन मान। ठीक है, देखो डेल्टा टी एफ हो गया 1.62 केल्विन। ठीक है, होता है बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ है ना, आपको दिया हुआ है। तो के एफ आपको मिला कितना? 4.9 होता है। ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है, अब द्वितीय क्या होता है? अभी आपको याद होगा ना, मैंने CH3 का स्ट्रक्चर बनाया था, देखो ऐसे CH3COH को, है ना। तो लेकिन यहां पर ये कह रहा है बेंजोइक अम्ल है, तो ये बेंजोइक अम्ल हमारा देखो ऐसा होता है ना, सब जानते हो बेंजोइक अम्ल C डबल बॉन्ड OH अरे होता है ना। तो ये द्वितीय बनाएगा कैसे? देखो C6H5CO रहेगा ना, H ये पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद में क्या होगा? ये C6H5C डबल बॉन्ड O, इधर OH रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से मैं कैसे बनाऊंगा अभी। इधर C6H5, या आप इसमें ऐसे लो C डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, देखो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा? O, उधर H, ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ये सीट अच्छे से नहीं बन रही है, OH देखो ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, C6H5। ठीक है ना, देखो ये क्या हो? ये द्वितीय है, ये द्वितीय है ना, हिंदी में द्वितीय हम लोग ऐसे लिखते हैं, द्वितीय। ठीक है ना, देखो डाइमर बोलते हैं अंग्रेजी में, डाइमर। ये बना रहा है कौन? बेंजोइक अम्ल हमारा। देखो ये द्वितीय बन रहा है, तो यहां पर से कितने हैं? देखो अब यहां पर CH5, यहां पर C6H5 2 बार नहीं है, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, है ना। यहां पर 2 कण हो गए बेंजोइक एसिड के, यहां पर एक ही तो कण है, डाइमर। द्वितीय बन गया ये, यानी यहां पर क्या हुआ है? संगुणन। द्वितीय सुनते ही आपको समझ आना है संगुणन हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। संगुणन की मात्रा अल्फा निकालना है। परसेंट कहेगा तो उसमें 100 से गुना कर देंगे अल्फा में। ठीक है ना, वो हो जाएगा प्रतिशत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम बताओ, आप परसेंट कैसे निकालोगे? अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा में गुना कर देंगे 100 से, तो वो प्रतिशत भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आपको अल्फा निकालना है। अभी जो मैंने पीछे आपको टॉपिक समझाया है उसके अनुसार तुम्हें सॉल्व करना है। देखो अब हमारे पास वो क्या है? W2 है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? आप I निकालोगे, है ना। आप क्या निकालोगे? I। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए? I चाहिए, है ना। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या भाई? अल्फा इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1 लिखवाया था ना, संगुणन के लिए। अभी लिखवाया मेरे पीछे। अब बताओ, आपको अल्फा निकालना है, n चाहिए। n कितना हो गया? देखो 2। n कितना हो गया? 2। n यहां पर तुम्हारा 2 हो गया, है ना। i का मान तो आपके पास है ही नहीं। अरे i का मान हमारे पास है क्या? नहीं, हमारे पास i का मान तो है ही नहीं। तो i हम कहां से लाएंगे बताओ? i हम लाते हैं किससे? प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म। याद है? देखो आ जाओ फिर से देखो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म इसमें है ना, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म। तो प्रेक्षित वाला तो आपको इसमें दिया हुआ है ना। प्रेक्षित वाला देखो इसमें दिया हुआ है, ये रहा डेल्टा टीएफ। और परिकलित हमें पहले करना पड़ेगा। कैसे करना होगा? ठीक है, देखो प्रेक्षित हमें ऐसे करना होगा, सॉरी परिकलित। डेल्टा टी एफ इसको क्या होता है? के एफ गुना W2 गुना 1000, याद है आपको? बटे M2 गुना कौन? W1। अरे याद होगा ना, ये तो होता है सूत्र इसका। अब डेल्टा टी एफ आपको ज्ञात करना है, तो बताओ के एफ का मान था कितना? 4.9 था, नहीं था? 4.9 था, उसमें 25 ग्राम था, नहीं था? ये 25 ग्राम तो 5 था, बताओ। ये
विलय है ना, ये दो दो ग्राम हमारे पास में है ना भाई। तो इसमें देखो कितना हो गया, हाँ W2 कितना बताओ, 2 ग्राम है ना भाई, दिया हुआ है ना 2 ग्राम अपने पास में, 2 ग्राम था। अब 1000, ये 25 में नहीं आएगा, ठीक है ना। W2 यानी कि विलय के भार 2 ग्राम, 1000 कितने में बताओ, M2 कितना होगा। अब बेंजोइक अम्ल का निकालना है आपको मोलर भार, तो C6H5COH बताओ कितना निकलोगे इसका मोलर भार। 12 × 72 है ना, 12 × 6 हो जाएगा, कितना 72 हो जाएगा, प्लस H कितना 6 है, तो 6H हो गया, फिर से एक बार 12 प्लस 32 है ना, इसको जोड़ो, जोड़कर कितना आएगा देखो, 32 और 6 38, 38 और 50, 50 और 72 बताओ कितने होते हैं, 50 प्लस 72, 2 हो गया, 122 हो रहा है ना, कितना हो रहा है 122 है ना। अब आपको यहाँ पर 122 रखना पड़ेगा, और कितने में घोला देखो आपने, 25 ग्राम, एक बार मैं चेक कर लूं है ना, आपने घोला इसको, हाँ 25 ग्राम में, ठीक है ना। तो 25 ग्राम आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने पर ना जो डेल्टा TF निकल के आएगा, देखो मैंने ना पहले इसमें कर रखा है प्रकृत है ना, तो डेल्टा TF निकल के जो आएगा आपका वो आ जाएगा तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, ठीक है, ये हमको ना इसमें यहाँ पर देखो ना, 122 फुट नहीं करना है, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि प्रेक्षित है, ठीक है ना, वो अवनमन उसमें हो जाता है घोलने से। अब तो ये क्या मतलब बताओ, ये हमारे पास में M2 मतलब हमारा द्वारा निकाला गया सामान्य मोलर द्रव्यमान। अब हमें यहां से निकाला क्या बताओ, M2 निकालना, बताओ M2 का मान क्या होगा, देखो डेल्टा का मान कितना, तो डेल्टा टी का मान कितना है, ये है हमारे पास डेल्टा टी हमारे पास कितना है 1.62 है ना, 1.62 है, तो 1.62 4.9 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 है ना, अपॉन कितना M2 इंटू 25 है ना। देखो सारी वैल्यू पुट करने के बाद, अच्छा सारी वैल्यू पुट करने के बाद में M2 क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद में ना M2 यहाँ ले आओ, M2 यहाँ चलाओगे तो 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 है ना, अपॉन में कितना आएगा 25, और इसको करके कैलकुलेट बताओ कितना आएगा 241 है ना, 241 पॉइंट क्या निकल के आ रहा है इसमें देखो 98 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 98 ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। ये क्या निकला बताओ, ये निकला आपका मोलर भार, किसका निकला, बेंजोइक अम्ल का, किसमें फॉर्मुलेशन का, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या निकला, 2 मेरे पास निकला मोलर भार, एक तो मेरे पास ये निकला 122 ग्राम प्रति, ये सामान्य हो गया, और ये क्या हो गया असामान्य। असामान्य क्यों हो गया, हमारे अनुसार मोलर भार तो देखो ये होता है बेंजोइक अम्ल का, लेकिन अगर हमने फॉर्मूले से निकाला तो ये निकल के आया, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है संगुणन, है ना। तो आपको I निकालना है, देखो I में क्या होता है बताओ, सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर क्या, मोलर द्रव्यमान, बटन क्या आता है असामान्य, तो आपने ऐसा I निकालोगे तभी तो आप अल्फा निकाल पाओगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, करते कैसे है द्रव्यमान, ठीक है ना। तो बस अब हम यहां पर क्या, ये कितना बताओ 122 कितना है सामान्य, और असामान्य कितना है 241.98, अब भाग करो इसको, तो अगर I का मान 1 से अधिक आ रहा है तो हमेशा वियोजन होगा, और अगर I का मान 1 से कम आ रहा है तो हमेशा संगुणन होगा। अगर तुम्हें पहचानना है ना कि वियोजन हो रहा है या फिर संगुणन हो रहा है, तो I के मान से आप ना आराम से पहचान पाओगे। देखो आपको यहां पे लिखना है, यदि I का मान क्या होगा 0 से कम हो गया तो क्या होता है संगुणन, ठीक है ना। I के मान को देख करके पता करना आना चाहिए, अगर I का मान क्या हो गया 0 से मोर हो गया, मोर मतलब अधिक, तब क्या होता है वियोजन, ठीक है ना, तब होता है वियोजन। तो ये शॉर्ट नोट्स ना आपको ना हमेशा लिखते रहना चाहिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, I का मान निकालना है, तो जब हम इसको भाग देंगे ना तो I का मान जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना 0 पॉइंट मिलेगा
0.504, ठीक है ना, ये मिलेगा आई का मान, ठीक है भाई, 0.504 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 1.6 नहीं, इसमें ना यहाँ आ गया 1.6 है ना, ये ना 30 कर लेना इसको। तो ये तो वहां पे सुनो, तो ये क्या हो बताओ, ये वो तुम्हारा आई का मान। अब तुम्हें आई के मान से बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू बताओ मैंने क्या बताया कुछ, n इंटू 1 माइनस आई निकला था ना, अपॉन कितना था n माइनस 1। n का मान बताओ यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। n का मान कितना हुआ बताओ 2, और n का मान अगर 2 हो गया, n का मान 2, 1 माइनस कितना 0.504 यहाँ रखो, और यहाँ पे कितना 2 माइनस 1, तो अल्फा इक्वल कितना हुआ 2 इंटू, अब देखो यहाँ तो बचा तुम्हारा कितना करना, इसको माइनस करने को बताओ 0 पॉइंट क्या बचेगा इसमें 0 पॉइंट बताओ कितना आया इसका आंसर। डायरेक्ट लिख दो ना 2 माइनस 1.008। अरे भैया यहाँ पर कितना है 2 है ना, अगर हम लोग 1.00 में से माइनस कर लेते हैं 0.504 तो कितना बचेगा 8 तो यहाँ कितना 6 और ये 9, तो कितना बचा इधर 9 में से क्या 5 तो 4, 0.49 आ गया ना, 0.496 है ना। अब अगर मान लो मैं इसमें 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19 है ना, 2 4 8 9, 0.992। ये क्या बताओ, ये है अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा। ये बताओ ये क्या, ये है वियोजन की मात्रा। तो इस वियोजन की मात्रा में हमें क्या करना है, परसेंट निकालने के लिए है ना, वियोजन प्रतिशत, अच्छा वियोजन नहीं सॉरी नॉट वियोजन, यार यहाँ पे क्या है संगुणन है, संगुणन की मात्रा। तो आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे अम्ल का संगुणन प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। तो संगुणन प्रतिशत, संगुणन प्रतिशत, ठीक है ना। ये तुमको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा में गुना करना पड़ेगा 100 से, तो 0.992 इंटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो 99.2% क्या संगुणित हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे सॉल्व ना करना था, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आई का मान निकालना है, और आई का मान को निकालने के लिए आपके पास 3 होते हैं तरीके, ठीक है। आई का मान ज्ञात कीजिए, और फिर जो मैंने आपको बनाया है अल्फा वाला सूत्र ये अप्लाई करिए। अगर वियोजन हो रहा है तो वियोजन वाला सूत्र आपको लगाना है, और अगर संगुणन हो रहा है यानी एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के लिए आप अलग लगाइए फॉर्मूला, है ना। आप 100% करने में सफल हो जाएंगे, क्वेश्चन फंसेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो अगला जो इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट वो भी है, ठीक है ना। देखो ये रहा ना इसका आंसर, ठीक है, 99.2% क्या हो रहा है, संगुणित हो रहा है। क्या क्वेश्चन हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, नहीं क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना आप अवश्य ट्राई कीजिएगा। देखो इसमें आपको ना प्रेक्षित अवनमन दिया हुआ है ना, तो यहाँ प्रेक्षित क्या दिया है, पिछले क्वेश्चन में ना प्रेक्षित नहीं कहा था, इसीलिए हमने उसको ना डेल्टा टी एफ के इक्वल रखा था, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में प्रेक्षित क्या दिया है, तो अब ये प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म हो गया, ठीक है। प्रेक्षित हमारा डेल्टा टी एफ हो गया, कौन सा बताओ, प्रेक्षित, ये हो गया प्रेक्षित। एक हमको डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, कहां से बताओ, कैलकुलेट करके, ठीक है ना। और फिर देखो पहले तो ये हमसे कह रहा है आपको निकालना क्या है, वांट ऑफ गुणक, और फिर वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक जो होता है ना वो के होता है, ठीक है भाई, के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो वैसे ना मैंने विलियन चैप्टर जब पहली बार पढ़ाया था ना, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था ना बच्चों को, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, जाकर चेक करो, वहां पर मैंने विलियन चैप्टर में ये क्वेश्चन कंप्लीट समझाया हुआ है बच्चों को, ठीक है ना। डिटेल में समझाया है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज हमारे क्लास ये होता है कंप्लीट, ठीक है, यानी हमने सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगले एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, जय भारत। अच्छा न्यूमेरिकल जो है ना एनसीईआरटी में, उससे आप जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। थैंक यू।